हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम 18 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम है, मैट्रिक का। तो आज आपके लिए सर्वप्रथम मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव लाया हूं और बारी बारी से आप लोग उसे देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 80 या 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसका 50% आपको आंसर देना है। और उसमें आपका अगर 50% सही हो जाता है तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन दिया होता है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होता है, जिसको आपको सही भरना है। मैं वो भी तरीका बताऊंगा आप लोगों को। तो आज हम लोग साइंस का देखेंगे और सबसे पहले कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन देखना चालू करेंगे। अगर इससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी क्लिक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी को फ़ायदा हो सके। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन पर फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला का ऑप्शन में 1 है, ख में 2 है, ग में 3 है और घ में 4 है। आप लोग प्रकाश चैप्टर में, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसलिए फटाफट कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और इसका आंसर दीजिए। चलिए हम आप लोग को बता देते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आपका ये ख जो है आंसर हो गया, जहां 2 लिखा हुआ है। तो आप लोग जान गए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, वास्तविक, काल्पनिक, या वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। पॉज करो। तो आप लोग आंसर दे चुके होंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी? तो काल्पनिक होता है। दूसरा ऑप्शन है इसका ख में लिखा हुआ काल्पनिक। इसका आंसर सही काल्पनिक है। आप लोग भी काल्पनिक ही दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। अब आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताएं। 4 ऑप्शन है, r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 3r, r बराबर f बटा 2। ये 4 में से कोई एक सही है, जिसका चूज आपको करना है। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण में क्या होता है। गोलीय दर्पण में बोला जाता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इस माध्यम से वक्रता त्रिज्या ये है और फोकस दूरी ये है, तो दुगनी होती है। यानी आपका सही आंसर क्या होगा? अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आप लोग जानते हैं दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। सैलून में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है जी दाढ़ी बनाने में? तो अवतल दर्पण। इसका सही आंसर ग हो जाएगा, अवतल
दर्पण। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 5वां क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है कांच में, वायु में, शून्य में, का और गा दोनों में, यानी कि कांच और वायु में किस में होती है? तो हम लोग जानते हैं कि कांच में जो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वायु में 2.25 नहीं, कांच में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वायु में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी सही ऑप्शन ग होगा, शून्य में। चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो आप लोग आवर्धन का परिभाषा जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई को u से, यह है वस्तु की ऊंचाई और यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो कहने का मतलब मैं जो परिभाषा दिया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा जी? तो घ होगा, v/u। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो कौन सी घटना होगी जी? आप लोग पढ़ चुके हैं, घटना कौन सी होगी? तो प्राकिरणन। प्राकिरणन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन आपका है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपके स्क्रीन पर पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली, ख अवतल दर्पण, ग उत्तल दर्पण, घ प्रिज्म। तो आप लोग जानते हैं कि प्रिज्म से कोई भी श्वेत प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उसके पट्टी जो प्राप्त होते हैं उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि इसका सही आंसर प्रिज्म होगा। अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन अवतल लेंस, चौथा है उत्तल लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि चौथा यानी घ का आंसर सही है। अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाँ, 10वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आप लोग भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार का लेंस पाया जाता है जी। चलिए आप लोग बताइएगा। यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आप लोग आंसर बता दिए होंगे, इसका आंसर सही है उत्तल लेंस। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसका पहला ऑप्शन है क में उत्तल, ख में है अवतल, ग में है बेलनाकार, घ में इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है अवतल लेंस। इसका सही आंसर क्या है जी? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि पूछ देता तो कौन सा लेंस होता? तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो 12 नंबर क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पहला ऑप्शन है क में 25 मीटर, ख 2.5 मीटर, ग 25 सेमी, घ 2.5 सेमी। इसका सही आंसर क्या होगा जी? तो इसका सही आंसर आपका यह 25 सेमी होगा। समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है। इससे पहले हम लोग जाने थे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी निकट बिंदु, तो उसमें आंसर था 25 सेमी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो कभी भी 25 सेमी मत मारिएगा। 25 सेमी अगर गलती से टिक लगा दिए तो आपको गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होता है घ अनंत। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है जी? तो अनंत होता है, 25 सेमी नहीं, निकट बिंदु 25 सेमी और स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अविन्दुकता, ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं जी? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या था? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मैंने दूर का परिभाषा क्या दिया? दूर दृष्टि दोष का, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु, जिसमें जिस दोष का नाम है उसका ठीक विपरीत होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष में क्या है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। यानी इसमें क्या है जी? दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष, जस्ट अपोजिट होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन है, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए देखते हुए सब काम स्पीड में कीजिए, जिससे एग्जाम की तैयारी बहुत स्पीड में हो और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध को हम सूचित क्या करते हैं, किससे करते हैं? तो प्रतिरोध को सूचित आर से किया जाता है। V बराबर आई आर, जो कि ओम का नियम है। V मतलब विभवांतर होता है, I जो होता है विद्युत धारा होता है, और R प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जिस तरह से हम लोग घर में जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं या कोई भी सामान लाते हैं तो हम पूछते हैं कि यह कितने शक्ति का है, तो वो बोलता है 6 वाट, 7 वाट, 8 वाट। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? तो वाट में होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? पहला ऑप्शन है अमीटर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है कुंडली, चौथा है विद्युत सेल। अमीटर के बारे में जानते हैं, इसका सिंबल ये होता है और इसमें बताया गया है इसमें प्लस और माइनस भी होता है, यानी ये तो कैंसिल हो गया। इसका भी होता है सिंबल, इसमें भी प्लस और माइनस होता है। और विद्युत सेल है जिसमें प्लस माइनस होना बहुत अनिवार्य है। बचा क्या? कुंडली। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा जी? कुंडली हो जाएगा। यानी किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। आप लोग जल्द ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग का स्क्रीन पर 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर एक क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें
क्वेश्चन 18 नंबर है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, कितना का तुल्य है। तीसरा नंबर यानी 20 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 21 नंबर का, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, तो आप लोग देख लिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब, 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है जी, तो 60 सेकंड के बराबर 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 60 दूना 120 यानी कितना आ गया, तो 2 एम्पियर। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 2 एम्पियर का ऑप्शन है। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है किसके बराबर, तो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल। इसका भी ऑप्शन नंबर खा ये सही है। 20वां नंबर क्वेश्चन, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। आप लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है, प्रतिरोध खोजा जा रहा है V बटा I। V कितना दिया, 220 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर, 2 से 220 में भागा देंगे कितना हो जाएगा 110। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है जी, आप लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, इसीलिए 110 ओम होगा, खा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन खा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। सब लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है जी, तो टंगस्टन का होता है, यानी कि इस नंबर का क्वेश्चन का आंसर ग होगा, टंगस्टन। इस तरह से आप लोग 18, 19, 20, 21 का आंसर देख लिए, आगे देखेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, रासायनिक शास्त्र से है। जहां 22 नंबर क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, किस रूप में व्यक्त किया जाता है, संकेत के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरण के द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं संकेत के रूप में तत्वों को व्यक्त किया जाता है, अनुसूत्र के रूप में यौगिकों को व्यक्त किया जाता है, और सरल सूत्र के द्वारा भी अनुसूत्र ही है। तो यानी कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को किस रूप में व्यक्त किया जाएगा, तो समीकरण के द्वारा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है जी, ग, समीकरणों के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो यह समीकरण होगा। या देखिए सटीक है, अभिकारक और प्रतिकारक यानी बाएं और दाएं दोनों तरफ अगर परमाणु संख्या बराबर बराबर हो जाती है सभी तत्वों का, सभी यौगिकों का, तो समीकरण क्या कहलाता है, तो संतुलित। तो संतुलित समीकरण, यानी 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो ख होगा। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। यानी हम लोग जानते हैं उपचयन अपचयन की अभिक्रिया जिसमें होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तो ख होगा, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा भी देख लीजिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया की, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन अब देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है। तो यह अभिक्रिया के बारे में जान लीजिए। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है, यानी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, N2 + O2 2NO माइनस Q जूल, यानी माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया होगा।
यहां देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस 94, यानी इसमें देख रहे हैं अगर ये प्लस इधर गया तो माइनस होगा, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। इसका देखें तो ऊष्मा का ये शोषण कर रहा है, यानी सही ऑप्शन क्या है, तो ग है। आपका सही आंसर क्या हो गया, ग हो गया। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन है, ऊष्माक्षेपी जो उत्सर्जित करता है, तो यहाँ उत्सर्जन हो रहा है, ये प्लस में उत्सर्जन इधर हो रहा है, ये अंदर में प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऊष्मा का शोषण होता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो बस ऐसा ऑप्शन रहे H2CO H2S और ऑक्सीजन, तो बस ऑक्सीजन पर टिक लगा देना है, घ नंबर ऑक्सीजन आंसर है। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, ये 27 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको बताया, 27 नंबर आप बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग आंसर बता दिए। देखिए यहां देखना है किसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो H2S ये अवकारक गुण हो। आप लोग भी आंसर दिए होंगे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ क्रिया हो नहीं सकती, उदासीनीकरण ये हो नहीं सकता है, वैद्युत अपघटन शरीर में वैद्युत अपघटन की क्रिया नहीं करवाया जाता, यानी क्या होगा जी, तो ऑक्सीकरण होगा। इसका सही ऑप्शन ख होगा 28 नंबर का। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिएगा 29, 30, 31, 32, 33 क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है लवण, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। यानी जल में घुलनशील भस्म, जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं जी, तो क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, बफर होता है, तो क्या होगा जी, उदासीन होगा कि क्षारीय होगा कि अम्लीय की बफर, तो सोडियम सल्फेट यानी एक भस्म है, एक क्षार है, भस्म ही है, तो क्या होगा जलीय विलयन इसका, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच का मान 4 है तो विलयन क्या होगी, अगर pH का मान 7 के बराबर होता है तो विलयन उदासीन होता है, 7 के ऊपर होता है तो विलयन क्षारीय हो जाता है, और 7 के नीचे जाता है तो अम्लीय हो जाता है, यानी 7 के नीचे है तो अम्लीय होगा। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, अभी मैंने बताया 7 होता है। एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH मान क्या होगा, नीले लिटमस को लाल करता है, कौन करता है, तो अम्ल करता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। इसमें देखना है 7 से कम कौन है, तो 7 से कम घ में है, तो यानी कि 6 आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से 29, 30, 31, 32, 33 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 38। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम, Na, सोडियम। यहाँ पहला ऑप्शन था मैग्नीशियम, दूसरा था सोडियम, तीसरा था मरकरी Hg, और चौथा था टंगस्टन। मरकरी को पारा भी कहते हैं। इसका सही आंसर हुआ 34 नंबर का ख, सोडियम। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। हम लोग जानते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है जी, तो एल्यूमिनियम का। यहाँ एल्यूमिनियम का संकेत दिया हुआ Al, यानी कि तीसरा आंसर सही होगा ग। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। तो हम लोग देखते हैं तांबा वायु में हरा हो जाता है, लोहा में जंग लग जाता है, सोडियम वायु में उड़ जाता है, इसलिए से केरोसिन में रखा जाता है, और
इसका सही ऑप्शन होगा तो सोना होगा। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? लवण यानी कि नमक। तो यहां सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? हम लोग सब लोग जानते हैं कि पारा साधारण ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, इसलिए यहां Hg होगा, यानी इसे मरकरी भी कहा जाता है। इस तरह से आप लोग का कंप्लीट हो गया 34, 35, 36, 37, 38 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 39, 40, 41, 42, 43, यानी फिर से 5 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है। आप लोग देख के एकदम जल्दी से आंसर इसको दीजिए, फटाफट दम जल्दी से आंसर। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है जी? तो धातु तो हो नहीं सकता, धातु भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? यौगिक भी नहीं होगा, तो बचा मिश्र धातु। इसका सही आंसर क्या होगा? मिश्र धातु। और 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, अणुसूत्र C5H12 यानी पेंटेन के कितने श्रृंखला समयावयवी हैं? यानी कितना होगा जी? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। हम दिमाग में सेट कर लीजिए। हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाला कौन सा बंधन है या बंध है? तो कौन से बंधन से बनता है? हीरा यानी कार्बन। कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो सहसंयोजन बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी। खा आंसर आ जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? मीथेन, प्रोपेन, ऑक्टेन या C20H42। तो इसका सही आंसर घ होता है। आप लोगों ने 43 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आगे और भी क्वेश्चन देखना है जो आज कंप्लीट करना है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप लोग देखिएगा अब आगे 44 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन और 46 नंबर क्वेश्चन और 47 है। यहाँ देख रहे हैं क्या? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? वर्ग 1 में है, वर्ग 2 में है, वर्ग 12, वर्ग 13। अब हमको कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम कौन सी है, कौन आवर्त सारणी में है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, यानी लास्ट में 2 है। कहने का मतलब क्या हो गया? तो वर्ग 2 पहुंच गया। मैग्नीशियम आवर्त सारणी किस वर्ग में है जी? तो उस कारण से वर्ग 2 में है ना। हम यहां से पकड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या अगर ज्ञात हो तो इसका वर्ग हम बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? तो क्षार धातु कहलाते हैं। अष्टक नियम, अगला क्वेश्चन है 46। अष्टक नियम का प्रतिपादक थे, कौन थे? अष्टक नियम किसने? डाल्टन ने अष्टक नियम नहीं दिया, डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। डोबेरेनर क्या किया था? 3 तत्वों के बीच का नियम बताया था, तिर्यक नियम बताया था डोबेरेनर ने, तो इसलिए ये भी नहीं होंगे। मैंडलिव साहब का आवर्त सारणी है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, जो बताए थे कि सरेगमा पदानिसा के नियम का पालन करेगा, इसीलिए अष्टक नियम का प्रतिपादक कौन किए? न्यूलैंड साहब ने किए। चौथा ऑप्शन घ होगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। आधुनिक आवर्त नियम किस पर बना था? परमाणु संख्या के आधार पर बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या का। यानी आपका कंप्लीट हो गया 44, 45, 46, 47 क्वेश्चन, और इतना आपको कंप्लीट हो गया। आगे भी अभी और क्वेश्चन है जिसे भी कंप्लीट करना है। इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 48, 49, 50, 51, 52, यानी 48, 49, 50, 51, 52। यहाँ सबसे
48वां नंबर क्वेश्चन में है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? जैसे ही क्वेश्चन ये आए तो बस ध्यान दीजिएगा, इसकी मात्रा होती है 0.03%। आंसर क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पाचक एंजाइम्स किस श्रेणी में आते हैं? पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोलेज। सही आंसर क्या हुआ जी? हाइड्रोलेज हुआ। इसके बाद देखेंगे, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका भी आंसर 50 का क्या हो जाएगा? डाइस्टेज हो जाएगा। आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? ये हम लोग सब जानते हैं कि आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? तो छोटी आंत होती है, सबसे लंबी रचना है। मनुष्य के जीवा पर स्वादि कलिकाएं कितने हैं? यानी मनुष्य के जीवा पर, यानी हम लोग के जीभ पर स्वादि कलिकाएं कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। आप लोग जान गए। अभी तक मेरा क्वेश्चन 52 कंप्लीट हुआ है, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा अगले वीडियो में। अभी आगे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब आप लोग देखिए आगे क्वेश्चन 53 नंबर, 54 नंबर, 55 नंबर, 56 नंबर, 57 नंबर। एटीपी के जलीय विघटन से कितने ऊर्जा विमुक्त होते हैं? एटीपी के जलीय विघटन से कितने ऊर्जा विमुक्त होते हैं? तो कितने होते हैं जी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। इसका सही आंसर हो जाएगा। श्वसन, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं और जो भोजन करते हैं तो श्वसन के दौरान वो टूटता है, टूटने की क्रिया यानी विघटन होता है। तो इसका सही ऑप्शन ग हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता था छोड़ता है, श्वास का ग्रहण यानी लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। हृदय खाच कहाँ पाया जाता है? आप लोग पढ़े हैं, हृदय खाच कहाँ पाया जाता है? तो बायां फेफड़ा में पाया जाता है। फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वायु कोष्ठ में यानी एल्वोलाई के द्वारा। 57 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है क। तो आगे आप ही क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 58, 59, 60, 61, 62। हृदय का पेस मेकर कहते हैं। 58 क्वेश्चन है, हृदय का पेस मेकर कहते हैं। किसे कहते हैं जी हृदय का पेस मेकर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा SA नोड। हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? तो SA नोड को। 59 क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? हम लोग भली भांति जानते हैं कि 120/80 होता है। सही ऑप्शन ग। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो किसका होता है जी? तो चूहा का होता है। सही ऑप्शन है ख। मनुष्य के हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है? मनुष्य के हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है? तो दाएं तरफ होता है, तो दाएं अलिंद के दीवार में। मनुष्य के WBC का जीवन अवधि कितना होता है? मनुष्य के WBC का जीवन अवधि कितना होता है? तो 10 दिन से कम होता है। सही आंसर क्या हुआ? आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मनुष्य के वृक्क में वृक्क नलिकाओं यानी नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के वृक्क में वृक्क नलिकाओं यानी नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 20 लाख। सही ऑप्शन है ख, 20 लाख। वृक्क के मूत्र ना बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? वृक्क के मूत्र ना बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो एनुरिया, एनुरिया कहते हैं। वृक्क कौन से जैव प्रक्रम का प्रमुख अंग है? वृक्क कौन से जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का प्रमुख अंग है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। वृक्क द्वारा कौन सी क्रिया होती है? उत्सर्जन की क्रिया होती है।
इनमें से किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है? इनमें से किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है? तो इसका सही ऑप्शन है चीड़। घ आंसर हो जाएगा चीड़। गोल कृमि में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? गोल कृमि में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनेट कोशिका। रेनेट कोशिका। अभी तक आप लोग 67 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आपको देखना है। आगे देखते हैं। हाँ, आप देखेंगे 68, 69, 70, 71, 72 यानी 72 तक क्वेश्चन देखेंगे। मस्तिष्क की गुहा को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं जी? क्रेनियम कहते हैं। लैंगरहैंस की 69 क्वेश्चन देखिएगा। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ स्थित होती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ होती है? अग्नाशय में। कहाँ होती है? अग्नाशय में। 70 नंबर क्वेश्चन देखें। मस्तिष्क का कौन सा भाग सूंघने की शक्ति का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सूंघने की शक्ति का केंद्र है? तो घ्राण इंद्रियां, पाली यानी लूब। ये चौथा ऑप्शन है 70 नंबर का। नर तथा मादा युग्मकों के संलग्न की प्रवृत्ति क्या बनती है? क्या कहते हैं उसको? तो जायगोट कहते हैं। चौथा नंबर आंसर है। 72 नंबर देखें। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग निम्नलिखित में मासिक चक्र के कौन से दिन होता है? तो 14वें दिन होता है। 72 नंबर क्वेश्चन का है 14वें दिन होता है। अंडा उत्सर्जन कब होता है? तो 14वें दिन होता है। मासिक किस में होता है जी? तो लेडीज में होते हैं, स्त्रियों में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखेंगे 73, 74, 75। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सा रोग लैंगिक जनन संचालित रोग की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नांकित में कौन सा रोग लैंगिक जनन संचालित रोग की श्रेणी में नहीं आता है? यानी लैंगिक जनन कहने का मतलब होता है यौन संचालित रोग की श्रेणी में। तो यहाँ देख रहे हैं सिफिलिस यौन संचालित रोग है, एड्स यौन संचालित रोग है, गोनोरिया यौन संचालित रोग है, मलेरिया नहीं है। यानी आंसर सही होगा मलेरिया। आप लोग को कभी कभी पूछा जाता है कि 2 या 3 यौन संचालित रोग का नाम बताएं, तो 1, 2, 3 ये नाम हो जाएंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कभी कभी। मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? सभी को पता है मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? तो क्या किया था जी? तो 7 पे कार्य किया था। 75 क्वेश्चन देखेंगे। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नांकित में किसका उदाहरण है? चमगादड़ और पक्षी के पंख निम्नांकित में किसका उदाहरण है? तो चमगादड़ और पक्षी का पंख दोनों का मिलता नहीं है, इसलिए असमजात अंग के उदाहरण होंगे। इस तरह से 75 क्वेश्चंस आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और कल हमने एक वीडियो बनाया था मैथ का, जिसमें 16 क्वेश्चन हमने बताया था आप लोगों को। 16 क्वेश्चन, जिसमें से तकरीबन आज के एग्जाम में, मैथ का आज एग्जाम हुआ था, उसमें तकरीबन 25 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर का क्वेश्चन टैली किया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर। आप इस वीडियो को देखकर पूरे वीडियो को देखिएगा, सिर से देखिएगा, और आपके पास 75 क्वेश्चन है। इस 75 क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार वीडियो देखकर कंप्लीट कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन कल एग्जाम में आएगा, और आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। आपको सुबह तक सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा। आज अगर अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार।